देख रहे हैं सब कुछ दिखता है न्यूज़ नेशन पर, हमारा एक खास कार्यक्रम या यूं कह लीजिए हमारी खास मुहिम, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है दृष्टिबाधित लोगों की जिंदगी को कुछ आसान करने की और जो जिंदगी इनकी एक प्यार भरा सागर है उसको और ज्यादा जिंदादिल और खुशनुमा बनाने की। हमारे सारे मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ शालिनी भट्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो पेशे से वकील हैं। हमारे साथ अरुण झा जी हैं, वो म्यूज़िक टीचर हैं गवर्नमेंट को एजुकेशन स्कूल में और ख़ुद बहुत बेहतरीन ये हारमोनियम बनाते हैं, माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अभिषेक ठाकुर, जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं लगातार बैठे हुए हैं। आर धर्मराजन जी भी हमारे साथ हैं, जो IAS डायरेक्टर हैं नीति आयोग के। और हमारे साथ ऋतिका जो हैं वो भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋतिका जो है कथक डांसर हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए हो जाएं। उसके बाद लखन जी, जैसा कि हमने आपका तारुफ कराया, तबला वादक हैं। और हारमोनियम पर आकाश जो हैं ज्योति का साथ दे रहे थे, ज्योति बेहतरीन गीतकार हैं। इन सभी का भी स्वागत हो तालियों के साथ। और साथ ही मैं यहाँ पर उपासना शर्मा जी वाइस प्रिंसिपल हैं, जो तमाम आप टैलेंटेड लोगों को हमारे बीच लेकर आई हैं, तमाम बच्चों को। बृजमोहन स्कूल फॉर ब्लाइंड मेरठ से ये खास तौर से बच्चे आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन पर आने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें तो सबसे पहले आज सब दिखता है में मुद्दा जो है वो मुद्दा है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना फ्रेंडली बनाया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि रेल से सफ़र करना, ट्रेन से आना जाना या फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना, बस लेना, फ़्लाइट लेना, यात्रा करना एक दृष्टिबाधित शख्स के लिए कैसा होता होगा? और क्या हम पूरी तरह तैयार हैं समाज में इन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए? देखिए ज़रा इस रिपोर्ट में, फिर होगी चर्चा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले रोहित कुमार दृष्टिबाधित हैं, लेकिन हौसला किसी से कम नहीं। और शायद यही वजह है कि पढ़ाई के लिए वो तमाम मुश्किलों का सामना करके भी रेल से सफर करते हैं। लेकिन उनका सफर कितनी मुश्किलों से भरा होता है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। रेलवे स्टेशन पर इनके लिए चुनौतियां कितनी बड़ी है, आज इनके साथ हम प्लेटफॉर्म पर आकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्टेशन रेलवे की यात्रा कितनी बड़ी चुनौती। इंक्वायरी ऑफिस तक पहुंचना और ट्रेन की जानकारी लेने के साथ ही सफर की चुनौती शुरू होती है। लोगों की मदद से इंक्वायरी दफ्तर तक जैसे तैसे रोहित पहुंच भी जाते हैं, तो उसके बाद प्लेटफॉर्म तक पहुंचना और अपनी ट्रेन को ढूंढना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे इन्हें जाना है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये कैसे जाएंगे, हम खुद इन्हें ट्रैक करके जानने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि दृष्टिबाधितों के लिए प्लेटफॉर्म पर चलना फिरना या अपनी जगह तलाशना आसान नहीं होता। अब देखिए, रोहित को आपको अगर कोई सहारा देने को ना मिला, अभी तक हमें नहीं दिखा कि रोहित को किसी ने सिर्फ बता दिया देगा कि सीढ़ी है। अगर रोहित को कोई ये नहीं बताएगा कि सीढ़ी यहाँ है, अब देखिए कितनी बड़ी परेशानी है। अब रोहित यहाँ से सीढ़ी पर चलते हुए ऊपर जाएगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म तक पहुँचना, ट्रेन पकड़ना कितनी बड़ी चुनौती होती है। रोहित जैसे तमाम दृष्टिबाधित लोग हैं जिन्हें गाहे बगाहे कोई मददगार मिल भी जाता है, लेकिन हर दिन ऐसा हो जरूरी नहीं। हाँ, किस प्लेटफॉर्म पे आएगा, पता चल पाएगा? 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। कैसे जाओगे अब वहाँ तुम? अब देखिए ये परेशानी, ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ है और रोहित को बेचैनी है ट्रेन तक पहुँचने की। अब देखिए रोहित अपने ट्रेन को तलाश रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाए, किधर जाए। रोहित की तरह ही अकेले सफर करने वाले लाखों दृष्टिहीनों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन तक आप पहुंच भी जाएं तो कई बार तो ये नहीं पता लगता ये कौन सी ट्रेन है, क्योंकि उसमें ब्रेल में नहीं लिखा होता। तो उस कारण से अच्छा उसमें चढ़ भी जाएं तो हमें कंपार्टमेंट नहीं पता लगते, हमें उसकी बर्थ नहीं पता लगती। जरा सोचिए, जिन्हें कुदरत ने दृष्टि से महरूम कर दिया, उनकी जिंदगी का सफर कौन आसान बनाएगा? ये तस्वीर जो ये बताने को काफ़ी है कि अगर कोई दृष्टिबाधित रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे आ रहा है तो ना उसे खुद से आरक्षण का पता चल पाता है कहाँ हो रहा है, ना इंक्वायरी काउंटर का, ना प्लेटफॉर्म का, ना सीढ़ियों का, ना ट्रेन का। सिर्फ एक आवाज़ कान में आती है और उस आवाज़ के सहारे कभी वो आदमी की तरफ भागता है, कभी वो ट्रेन की तरफ भागता है, लेकिन जहाँ उसे जाना है वहाँ तक पहुँच पाना
असंभव सा दिखता है। यानी सोचने की ज़रूरत है कि अगर भगवान ने इन्हें रोशनी नहीं दी है तो इनकी ज़िंदगी को रोशन बनाने की जवाबदेही किसकी है? शायद हमारी, शायद आपकी, शायद उन हुक्मरानों की जो दावा करते हैं रोशनी बिखेरने की। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो क्या जवाबदेही सरकार की इसके प्रति नहीं बनती? क्यों हमारे जब शहरों की प्लानिंग होती है तो हम समाज के इस अभिन्न अंग को साथ में रखकर प्लानिंग करते हैं? मेरा सवाल सबसे पहले आर धर्मराजन जी आप ही के साथ है इस मुद्दे को लेकर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न्यूज़ नेशन चैनल एक रेगुलर फीचर ऑन डिसेबिलिटी लाए हैं मंथली प्रोग्राम में, और हमारे मुद्दे उठा रहे हैं। जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, चाहे वो ब्लाइंड हो या व्हील चेयर यूज़र हो या इनफैक्ट सीनियर सिटीजन हो, जिनके लिए चलना मुश्किल है, उनके लिए सब एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। इन द सेंस रैम होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, और लिफ्ट में ब्रेल होना चाहिए कि साइटेड यूज़ कर सके। इट्स ए टॉकिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि आवाज़ आए लिफ्ट में 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, 6th फ्लोर एक्सेट्रा, ताकि हम विजुअली चैलेंज खुद लिफ्ट चलाएंगे और पहुंचेंगे हमारे वॉट एवर डेस्टिनेशन में। लेकिन आज तक ये एफर्ट्स बहुत ही पीछे रह गए। इनफैक्ट हमारे साथ शालिनी भट्ट हैं, वकील हैं वो। शालिनी जी ये बताइए कि कानून तो है अपनी जगह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अभी भी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज हम लोग जो स्टेक होल्डर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको माइंड में रखते हुए कोई भी एक्सेसिबिलिटी का जो कैंपेन्स हैं, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का समझूं, अगर मैं यहाँ पर शालिनी जी इसको समझने की कोशिश करूँ कि जिनको नीति बनानी है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है, शायद वो दर्द, वो तकलीफ जानते ही नहीं हैं उस शख्स की जिसको कुदरत ने इतनी तकलीफ दी है। बिल्कुल, आप कला, खेल, हर जगत से आप राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं एक अपनी तरफ से प्रतिनिधि, लेकिन जब बात आती है क्या आप किसी भी, प्रधानमंत्री ने नया नाम तो दे दिया दिव्यांग, लेकिन क्या इस तरह के लोगों की आपने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की ताकि नीतियाँ जो हैं वो सही दशा और दिशा में बन सकें? ये एक बड़ा सवाल है कि जब आपको पता ही नहीं है तकलीफ क्या है तो आप नीति किस ढंग से और कितनी कारगर बना सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर लगातार तमाम मेहमान हैं। अरुण झा जी, आप पेशे से टीचर हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि स्कूल्स जो होते हैं, अपने इर्द गिर्द जो स्कूल्स हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, उनके स्कूल्स में भी हम जाते हैं, बहुत कम ही स्कूल्स हैं जो वाकई में दृष्टिबाधित लोगों के लिए या फिज़िकली एबल्ड लोगों के लिए अलग तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करते हुए नज़र आएँ। आज़ादी के बाद नहीं बल्कि पहले से ही हमने समाज बनाने की बात की, देश बनाने की बात की। व्यक्ति बनाने या समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बनाने की बात कभी नहीं हुई। मुख्य समस्या ये है, स्कूल में जो समस्या है वो है, स्टेशन पे, रोड पे जो समस्या है वो है। जो ज़रूरी मुझे लगता है कि एक सेंटीमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। अभिषेक ठाकुर जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो समाज की संरचना की अगर हम बात करें, आखिर क्यों हमारा समाज जो है, क्यों हम सैनिटाइज नहीं हो पा रहे हैं आज भी कि हम इन लोगों को अपने साथ, अपने बराबर का दर्जा दे सकें? या तो हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर इन्हें बेचारा समझते हैं, क्यों नहीं अपने जैसा समझ पाते? सबसे बड़ा इशू ये है कि जो समाज के लोग हैं वो डिसेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं रादर उनकी एबिलिटी को। और हर किसी, पहले एक व्यक्ति वो व्यक्ति है, उसके बाद में वो डिसेबल है, लेकिन लोग ध्यान देते हैं उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर। उसके वजह से जहां वो जब ध्यान देना डिसेबिलिटी के ऊपर शुरू करते हैं तो एक नेगेटिव कॉनेटेशन आ जाता है। तो मुश्किलें ढेर सारी हैं और हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन में बैठे नुमाइंदों को जागने की ज़रूरत है। दरअसल उन्हें सब कुछ देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी आंखों तले समाज के एक बड़े वर्ग को यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये मुंबई के रहने वाले भावेश पटेल हैं, दृष्टिबाधित हैं, लेकिन जिंदगी के संघर्षों से दो हाथ करने की जिद ही है कि वो सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कई बार भावेश को बस में भी सवार होना पड़ता है। बस का यह सफ़र भावेश के लिए इतना आसान नहीं होता। सफ़र की जंग शुरू होती है बस स्टॉप तक सुरक्षित पहुंचने से। उसके बाद जिस बस से यात्रा करनी है उसकी सही जानकारी जुटाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भावेश के मुताबिक बस स्टॉप पर लोग रहते हैं तो मुश्किलें कम होती हैं, लेकिन लोग नहीं रहते तो परेशानी बढ़ जाती है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे 3-4 स्टॉप्स एक साथ है, एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में 3-4 स्टॉप्स है,
तो उस टाइम पे ये समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि जिस बस को हम लोग को बोर्ड करनी है, जो बस हम लोग को बोर्ड करनी है, वो बस उस 4 स्टॉप्स में से कौन से स्टॉप पे आएगी। बस के अंदर चढ़ भी गए तो बस में आरक्षित सीट पर बैठने के लिए भी कई बार जद्दोजहद करनी होती है। इतना ही नहीं, भावेश के लिए ये पता कर पाना भी कठिन हो जाता है कि उनका बस स्टॉप कब आया। भावेश के मुताबिक दृष्टिबाधितों की कई छोटी छोटी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर बस में अनाउंसमेंट सिस्टम हो। और यही सेम चीज़ अगर बस स्टॉप बस पे आती है तो उसके अंदर बस का नंबर जो है वो अनाउंस होना चाहिए कि भाई ये बस नंबर आ गई है, तो जिससे हम लोग को हेल्प होगा कि समझने में कि हम लोग को किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई ये बस स्टॉप है। यूं तो कागजों पर दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन भावेश जैसे लोगों को तो इंतजार उस दिन का है जब हकीकत में तस्वीर बदलेगी। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ये रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, मुखर सवाल भी उठाते रहेंगे, लेकिन हमने वादा किया था कि इस माहौल के बीच में जहां शिकायतें हैं, शिकवे हैं, प्रशासन से ढेर सारे सवाल हैं, उसके बीच में हम हुनरमंद लोगों को भी आपके सम्मुख रखेंगे। और ऐसे ही हुनरमंद हैं ऋतिका, जो कथक डांसर हैं। किस तरह से अपनी लगन से इन्होंने कथक सीखा, ऋतिका हम चाहेंगे आप सबको दिखाएं ताकि वो भी देखने के लिए मजबूर हो जाएं कि देखिए भाई ऋतिका ने कैसे सीखा 2 साल में ये डांस। बहुत बढ़िया ऋतिका, बहुत 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 बढ़िया। यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आर धर्मराजन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या दिक्कत क्या है, मतलब जब आप जाते होंगे तमाम लोगों के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास, कि भाई आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते, क्यों नहीं आप बिल्डिंग्स को इस तरह से इक्विप करते, तो क्या वजह गिनाते हैं वो? क्योंकि गाइडलाइंस तो है, कानून तो है। हम हमारे तरफ से हमारे ऑफिस में डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस है, वहाँ पे हम एक्सेस ऑडिट करते हैं। ये जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसमें डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के परफॉर्मेंस भी हम ऑडिट करते हैं। जी जी। इसमें मैं एक कहना भूल गया कि आजकल एयरपोर्ट्स में वेयर एवर आई गो इट्स अ साइलेंट एयरपोर्ट। वो लोग अनाउंसमेंट बंद किए हैं टोटली। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सा फ्लाइट कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कौन सा काउंटर में जाना है, कौन सा गेट में जाना है, ये हमें पता नहीं चलता है। यू हैव टू टोटली डिपेंड ऑन द एस्कॉर्ट और सम रिलेटिव इफ़ यू आर हैविंग। यहाँ पर हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। अरुण झा जी, आप जिंदा दिली का परिचय तो आपने दिया था, लेकिन साथ ही आपके पास एक टैलेंट भी है हारमोनियम और माउथ ऑर्गन बजाने का। तो हम चाहेंगे कि आप अपने टैलेंट को भी शोकेस करें। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, तो ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप किसी सुरीली धुन के साथ हमें छोड़ सकें तो। बहुत बेहतरीन। अब सब जगह ये चर्चा तो ज़रूर हो जाएगा अरुण झा जी कि आप बहुत बेहतरीन माउथ ऑर्गन बजाते हैं। प्यार के चर्चे तो होते ही रहते हैं।
लखन जी और आकाश की जुगलबंदी के साथ एक बार फिर से कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और ब्रेक के बाद लौटे हैं तो टैलेंट भी होगा और साथ ही तीखे सवाल भी होंगे प्रशासन से, जो नाकाम बने बैठा है। आज़ादी के बाद भी वो सुविधाएं देने में पूरी तरह से कहीं ना कहीं नाकाम रहा है दृष्टिबाधित लोगों को और फिजिकली चैलेंज लोगों को। लखन जी, आपकी टीम कहाँ से आई है, क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हमारे जो है ये रघुवीर नगर में दिल्ली में स्कूल है, तो वहाँ नर्सरी से लेके और +2 तक की पढ़ाई होती है। हाँ जी, तो अभी थोड़ा बहुत लाइट के लिए थोड़ा सा तैयारी करके आए हैं। चलिए, तो हम चाहेंगे तैयारी करके आए हैं, गुरु भी मौजूद हैं, शिष्य भी मौजूद हैं और टैलेंट की तो इन लोगों में भरमार है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना टैलेंट दिखाएं अपने शिष्यों के साथ। संदेश दिया है आप लोगों ने, और शायद ये संदेश जो है ना, ये हमारे पूरे समाज को इस वक्त अपनाने की जरूरत है कि भाई ठीक है, भला नहीं कर सकते ना, कलयुग है, मत कीजिए, लेकिन कम से कम बुरा मत करो। सदाचार नहीं अपना सकते, मत अपनाओ, लेकिन कम से कम पाप मत करो। जोरदार तालियां इस खूबसूरत संदेश के लिए, इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए लखन जी, आपके और आपके स्टूडेंट्स की। नौजवान हैं आप सब लोग और बहुत सारे नौजवानों के मन में सवाल भी होते हैं और शिकायतें भी होती हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी, आप कह रहे थे कि आपको बोलने का मौका दिया जाए। अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम जुनैद चौधरी है। गवर्नमेंट, कई दिल्ली में ब्लाइंड स्कूल ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट पैसा तो देती है जी जी, पर उसके लिए कोई ऐसी समिति नहीं है कि पैसे का सही प्रयोग हो भी रहा है या नहीं। आप कॉलेज लेवल पर कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो सरकार को अगर अपना जहां भी ग्रांट दे रही है वहां पर ये चेक एंड बैलेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत वाजिब सवाल जुनैद आपने उठाया है, और आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन ने जब सब दिखता है कार्यक्रम किया तो हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, और जैसा कि हमने इस बार का मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, तो हमने प्राइमरी एजुकेशन का मुद्दा भी उठाया था और हमने कहा था कि आप इसको वेलफेयर क्यों समझते हैं, आप इसको HRD मिनिस्ट्री के अधीन क्यों नहीं देते हैं। फिजिकली स्पेशली एबल्ड लोगों की एजुकेशन, दृष्टिबाधित लोगों की एजुकेशन। यहाँ पर शालिनी भट्ट जी कुछ और ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगी, क्योंकि खुद एक वकील हैं, वो दृष्टिबाधित भी हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमें इंक्लूजन विद बेनिफिशियरी करने की ज़रूरत है, दैट टू एक हाई लेवल की इंक्लूजन, हाई पोजीशन पे बैठे वाले नहीं, जो कि बच्चे हैं। जैसे हम 1st to 5th के लिए कह रहे हैं, तो हम उसको जो हमने रीडेबल फॉर्मेट में बनाया है उस बच्चे को तो दिखाइए, बिल्कुल, जिसमें कि वो कर पा रहा है या नहीं। बिल्कुल, मेनली मैं ये कह रही हूँ कि रिसर्च करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, rather than wasting money on useless things। अरुण झा जी, आपसे भी ये मेरा सवाल है, क्योंकि आप खुद स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या जितने फंड्स, जितना काम होना चाहिए था वो हो रहा है स्कूल्स में? प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, उस दिशा में ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, और इस तरह से जो उत्साह से हम शुरू किए हैं उस उत्साह को बनाए रखें, हम अपनी भावना में परिवर्तन करते जाएं, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए, आवाज़ उठेगी इस तबके के लिए भी, और तमाम लोग जो हैं सैनिटाइज होंगे। तो पूरी चर्चा के बीच में हम आपको बता दें कि अरुण जी के पास अगर टैलेंट था माउथ ऑर्गन बजाने का, तो बहुत बेहतरीन क्लासिकल भी गाते हैं। हालांकि हारमोनियम के साथ जुगलबंदी हो तो मज़ा कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हारमोनियम नहीं होगा। फिर भी मेरी गुजारिश होगी अरुण जी, अगर आप हमें कुछ सुना सकें तो। वक्त आने से भला कौन साथ देता है, वक्त आने पे भला कौन साथ देता है, बात थोड़ी सी है आ जाए। हम आप
आपका साथ ज़रूर देंगे आपकी इस पूरी मुहिम में, यही हमारी कोशिश है और लगातार हम दे रहे हैं और इसीलिए आपके जुड़े हुए मुद्दों को हम उठा भी रहे हैं न्यूज़ नेशन पर इस मुहिम के ज़रिए। लेकिन आज का मुद्दा जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे आसपास की चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बताया है कि वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं, बिल्डिंग्स में अगर कोई आप नौकरी करना चाहें तो वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और ATM जैसी बेसिक चीज़ भी, जी हाँ पैसे तो सभी को चाहिए, तो ATM जैसी बेसिक चीज़ के इस्तेमाल के लिए भी किस तरह की समस्याएं दृष्टिबाधित को आ सकती हैं, ज़रा आप इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए, फिर शायद आपकी आंखें खुलें और आपको भी सब नज़र आने लगे कि हमें अभी इस दिशा में कितना काम करना बाकी है। यह है इंदु। नियति ने आंखों से रोशनी छीन ली, लेकिन इंदु ने हौसला नहीं छोड़ा। बैंक में क्लर्क है, लेकिन सपना UPSC परीक्षा में कामयाब होने का है। इंदु बैंक में काम जरूर करती है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। उनके मुताबिक उनके जैसे दृष्टिबाधितों को ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ट्रेनिंग देनी बहुत रेयर मिलती है, ट्रेनिंग देनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर में और सब लोगों को इतनी नीड नहीं होती है। इंदु कहती हैं कि पेपर वर्क के अलावा वो बैंक से जुड़े हर काम को पूरा कर लेती हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। इंदु समाज में उनके जैसे लोगों के लिए आज प्रेरणा है। बात ATM की करें तो किसी दृष्टिबाधित के लिए इसका इस्तेमाल करना कितना कठिन है, ये आप मुंबई के भावेश पटेल की जुबानी सुनिए। ATM पहुंचना सबसे बड़ी मतलब कभी काफ़ी डिसेबल लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे कि ATM एक्सेसिबल, कोई अगर जैसे मेरे जैसा ब्लाइंड बंदा है तो जैसे यहाँ पे ATM आने के लिए यहाँ पे नीचे कारपेट लगा हुआ है, तो अगर ये मेरे को लोकेशन मालूम है प्रॉपरली एग्जैक्टली, तो ये कारपेट को समझ के मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे ATM है, मैं अंदर यहाँ से जा सकता हूँ। अंदर जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है 2-3 ऐसे ATMs होते हैं, तो उसमें से कौन सा वाला टॉकिंग ATM है और कौन सा नहीं है, ये समझने में दिक्कत होती है। कई बार तो दृष्टिबाधितों को ये भी पता नहीं चलता कि ATM कार्ड को वो किस तरह से होल्ड करें और मशीन के अंदर किस तरह से इंसर्ट करें। दृष्टिबाधितों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, टॉकिंग ATM की कमी से उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बैंकों के इस्तेमाल को लेकर भी दृष्टिबाधितों के सामने कई चुनौतियां हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2005-6 तक तो दृष्टिहीन व्यक्ति को ना तो चेक बुक मिलती थी, ना ATM कार्ड मिलता था, लेकिन संघर्ष किया हमारे साथियों ने, हमारे संगठन ने, तो ATM कार्ड देना तय हुआ और उस आदेश में कमिश्नर डिसेबिलिटी भारत सरकार ने ये भी आदेश दिया था कि भविष्य में जितने भी ATM लगेंगे वो उनमें आवाज़ आनी चाहिए। इस संदर्भ में कोई प्रयास भारत सरकार ने या बैंकिंग सेक्टर ने नहीं किया और जहाँ भी ATM लगाए जा रहे हैं उसमें कोई टॉकिंग सिस्टम नहीं है। तमाम विभागों की तरह ही बैंकों में वो सारी सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं, जिससे दिव्यांगों की बैंकिंग थोड़ी आसान हो जाए। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरह की दिक्कतें हैं। अपने इर्द गिर्द जहाँ भी नज़र दौड़ाइएगा आपको दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक नई चुनौती ही नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक ठाकुर जी, अगर हम बात करें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अपने इर्द गिर्द आप बहुत सारे लोगों को, यंग ब्लड को भी देखते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी तकनीक से भी आप रूबरू होते होंगे। आपको लगता है कि वाकई में हम संजीदगी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी नीतियों को, अपनी सोच को, दृष्टिबाधित लोगों को अपने साथ मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की ज़रूरत है और अभी हम लोग काफ़ी स्लो हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी है, तमाम बाहर आते जाते चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें हो रही हैं और अभी 3-4 सालों से कुछ पेस जो है वो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे टर्म्स हमने चेंज कर दिए हैं। बच्चे हैं हमारे साथ जो पहाड़े टेबल आपने बचपन में याद किए होंगे। 12 के बाद कम ही लोगों को याद रहता है। आप बहुत होशियार हैं तो 20 तक के पहाड़े आप याद कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत कम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं 80 तक, जी हाँ 80 तक ये नन्हा बच्चा पहाड़े हमें सुना सकता है। क्या नाम है आपका? जी लॉरेंद्र सिंह। लॉरेंद्र सिंह जी सर। जी आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं? जी 80 तक। 80 तक पक्का? जी मैम। आप में से कोई एक पहाड़ा, भाई इसको दो, कोई भी नंबर सोच लो, कौन बताएगा किसका पहाड़ा सुनना है? 20 से ऊपर का, 20 तक का तो हम सब में को आ जाएगा। 70?
72 का भाई, दर्शक बोल रहे हैं 72 का, बताइए। 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 72 चौका 288, 72 पंजे 360, 72 छक्का 432, 72 सत्ते 504, 72 अट्ठे 576, 72 नवा 648, 72 राम 720। बाकी का पता नहीं, मैं जाके आज जरूर पहाड़े दोबारा रिवाइज करने वाली हूँ। शर्म आ रही है मतलब, हाँ इतना 80 तक तुमको पहाड़े आते हैं। जोरदार तालियां हो नरेंद्र के लिए। तो देखिए आप कितने टैलेंटेड हैं, बस आपके थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। प्रशासन और सरकार को भी सोचना चाहिए कि समाज का हिस्सा है, आपके समाज को, आपके देश को मजबूती ही प्रदान करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आपके पीछे जो शख्स बैठे हैं वो JNU से PhD परस्यू कर रहे हैं और खुद दृष्टिबाधित है और उनका भी सब्जेक्ट यही है। उपासना जी, आप ज़रा माइक उनको पास ऑन करवा दें। डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का सबसे बड़ा जो एक स्पिरिट होता है वो ये होता है कि हमें अपने आप को भी सेलिब्रेट करना है। लाइक डिसेबिलिटी को एक नेगेटिव कनोटेशन में क्यों देखें, ये भिन्नता है, हमारे पॉपुलेशन में भिन्नताएं काफ़ी हैं, ये एक भिन्नता है, तो इसको पॉजिटिव लाइट में देखने की ज़रूरत है। और हमारे साथ एक और नन्ही बच्ची रिदा जहरा है। जी हाँ, रिदा जहरा जो हैं वो गीता के श्लोक जो हैं आपको सुना सकती हैं, कंठस्थ हैं। और आप सोचिए कि रिदा जहरा जो हैं एक अलग धर्म से आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गीता को पढ़ा, समझा और उसे कंठस्थ किया इतनी छोटी सी उम्र में। किसने सिखाया, मतलब कैसे पढ़ा आपने, कैसे याद किया? हमारे प्रिंसिपल सर ने याद कराई थी। अच्छा, तो वो बोलते थे और फिर आप याद करते थे? जी। अच्छा ठीक है, तो आप हमें कुछ सुनाएंगे उसमें से? हाँ जी, बताइए। 17वां अध्याय। कौन सा? 17वां? हाँ जी, ठीक है। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 17 अर्जुनवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम। बहुत खूब गीता, बहुत खूब आपने गीता को कंठस्थ किस तरह से किया हुआ है रिदा, काबिल तारीफ़ है। हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की, नौकरियों की बात की, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की, लेकिन आज हमने मुद्दा उठाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, क्योंकि घर से तो निकलना होगा, घर से निकलना होगा तो तमाम चुनौतियों से दो चार होना होगा। तो सड़क की बात कर लें, रेल यातायात की बात कर लें, हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, ATMs की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमारे तमाम पैनल ने वो तमाम मुद्दे उठाए, तमाम सवाल और तमाम परेशानियां आपके सामने रखी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पर आते हैं, अपने सवाल उठाते हैं, अपनी जिंदा दिली का परिचय देते हैं, अपनी परेशानियों को भी आप इतने खूबसूरती से जिंदा दिली के साथ सामने रखते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आपके टैलेंट को देखकर तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो आप हमें कहने को मजबूर कर देते हैं कि भाई कुदरत ने ज़रूर कुछ छीना है, लेकिन आपको सब दिखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।